हेलो क्लास। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्राचीन भारत के कुछ संवतों पर बात की थी। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अगले संवत अर्थात गुप्त संवत पर बात करेंगे। पहले हमने विक्रम और शक संवत पर चर्चा की थी और आज हम उसके आगे गुप्त संवत पर बात करेंगे। जब हम बात करने जा रहे हैं गुप्त संवत पर, तो सबसे पहले जो बात जान लेना ज़रूरी है वो ये है कि इस संवत को किस राजा ने जारी किया था। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि गुप्त संवत का प्रवर्तक कौन था। बताया जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण के समय गुप्त संवत को जारी किया। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि जब लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ उसने विवाह किया, उसके उपरांत उसने यह संवत चलाया। क्योंकि गुप्त वंश ने सार्वभौमिक सत्ता इसी समय से प्राप्त की थी, अतः उसने इस अवसर पर गुप्त संवत का प्रवर्तन किया। यहाँ पर गुप्त राजाओं के और उनके सामंतों के बहुत से ऐसे अभिलेख हैं जिनमें तिथियां गुप्त संवत में दी गई हैं। इससे हमें गुप्त संवत को समझने में काफ़ी मदद मिल जाती है। उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ पर दो अभिलेख लिखे हुए हैं, जिनमें पहला है चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख वर्ष 61 का, और दूसरा अभिलेख है स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख वर्ष 136 का। यहाँ पर अगर हम इन अभिलेखों के महत्व पर बात करें तो इनमें पहला अभिलेख अर्थात मथुरा अभिलेख गुप्त संवत का उल्लेख करने वाला पहला अभिलेख है ये। इसके अलावा इस अभिलेख के द्वारा हमें चंद्रगुप्त द्वितीय की तिथि निर्धारित करने में भी सहायता मिल जाती है। इसी तरह से स्कंदगुप्त के समय का जूनागढ़ अभिलेख स्पष्ट रूप से ये बताता है कि इस अभिलेख में जो तिथि दी गई है वो गुप्त संवत में दी गई है। अतः यहाँ पर कोई संदेह नहीं रह जाता कि ये जो वर्ष 136 लिखा है वो गुप्त संवत का वर्ष है। अब जो प्रश्न हमारे सामने आता है कि इस संवत का प्रारंभिक वर्ष क्या था, अर्थात ये संवत किस समय जारी किया गया। इस संबंध में अलबरूनी के यात्रा विवरण से हमें बहुत सहायता मिलती है। अगर हम अलबरूनी का कथन देखें तो उसके अनुसार वल्लभी संवत के समान गुप्त संवत भी शक काल के 241 वर्ष के बाद प्रारंभ होता है। देखिए, यहाँ पर अलबरूनी ने शक काल अर्थात शक संवत और गुप्त संवत के बीच 241 वर्ष का अंतर माना है। लेकिन अलबरूनी का ये कहना कि वल्लभी संवत के समान गुप्त संवत भी, ये बात थोड़ी सी पेचीदा लग रही है, क्योंकि वल्लभी संवत जैसा कोई स्वतंत्र संवत कभी था ही नहीं। गुप्तों की दुर्बल स्थिति का लाभ उठा करके सेनापति भटार्क ने वल्लभी में मैत्रक वंश की स्थापना की थी। अतः बहुत संभव है कि वल्लभी संवत का प्रवर्तन भी मैत्रक वंश की स्थापना के साथ ही हुआ होगा। लेकिन हमारे पास ध्रुवसेन प्रथम का एक अभिलेख मिला है जिसमें दी गई तिथि थोड़ा सा सोचने पर विवश कर रही है। ध्रुवसेन प्रथम कौन था? वो भटार्क का ही पुत्र था और उसके अभिलेख में जिस तिथि का उल्लेख मिलता है वो तिथि है 206। ऐसे में यदि हम कुछ समय के लिए मान भी लेते हैं कि मैत्रक वंश की स्थापना के साथ वल्लभी संवत का प्रवर्तन हुआ, तो इस आधार पर ये अर्थ निकल के आएगा हमारे पास कि ध्रुवसेन प्रथम ने अपने पिता भटार्क के 206 वर्ष के बाद शासन किया था। दोनों पिता और पुत्र के बीच 206 वर्ष का अंतर होना पूरी तरह से गलत है। अतः अब जो तर्क दिए जाते हैं वो ये है कि मैत्रक वंश पहले गुप्तों की अधीनता स्वीकार करता था। बहुत संभव है कि अपनी स्वतंत्रता घोषित करने के बाद उन्होंने
गुप्त संवत को ही वल्लभी संवत का नाम दे दिया होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अलबरूनी ने भ्रमवश गुप्त संवत को वल्लभी संवत कह दिया। तो ये जो दोनों तर्क हैं, ये तर्क सही हो सकते हैं, ऐसा हम विश्वास कर सकते हैं। इसके अलावा अलबरूनी के अलावा 241 वर्ष का अंतर शक संवत और गुप्त संवत के बीच में हमें कुछ जैन लेखकों के द्वारा भी पता चलता है, जिनमें जिनसेन, नेमिचंद्र इत्यादि हैं। उन्होंने ये बताया कि शक संवत और गुप्त संवत में 241 वर्षों का अंतर है। अतः अलबरूनी और इन विद्वानों की बात दोनों में काफ़ी समानता है। तो ये बात सही हो सकती है और इस आधार को हम पुष्ट भी कर सकते हैं। जैसे हम देखें, 78 तिथि है कनिष्क के शक संवत की। अगर हम 78 में 241 जोड़ देते हैं तो हमें जो तिथि मिलती है वो हो जाती है 319, और ये तिथि गुप्त संवत के प्रारंभिक वर्ष की है। इसकी पुष्टि गुप्त राजा के अभिलेखों से भी हो जाती है, जिसके बारे में हमने पहले बात की। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है, वो है शशांक का गंजाम अभिलेख। गंजाम अभिलेख की जो तिथि है वो है 300, और ये तिथि गुप्त संवत में दी गई है। अगर हम देखें शशांक का शासन काल क्या था, तो वो हर्ष का समकालीन था, जिसने 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया था। और अगर इस अभिलेख की तिथि 300 है तो यहाँ पर ये तिथि गुप्त संवत में दी गई है, और इसे ईस्वी में बदलने के लिए हम 319 उसमें जोड़ देंगे, तो जो तिथि हमें मिलेगी वो हो जाएगी 619, जो शशांक के शासन काल के ही अंतर्गत आती है। ये जो प्रमाण है, इससे ये बात पुष्ट हो जा रही है कि गुप्त संवत 319 ईस्वी में जारी होने वाला संवत था, और जिसे चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किया था। तो ये था गुप्त संवत। अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे जब, तो वो होगा मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि। थैंक यू।